जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जो आपको एक वीडियो में मिल जाती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बता दें इसके क्या क्या एक वीडियो में लाभ मैं यहाँ पे देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग होती है एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जल्दी से देखते हैं दोस्तों, क्या यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़पेपर पे जो फ्रंट पेज पे चीज़ें निकल के आई हैं। फ्रंट पेज पे पार्लियामेंट और यहाँ पे पार्लियामेंट में जो प्रॉब्लम निकल के आई है अपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट को लेकर के, उस चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि जो भी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर, इन दो लोगों का जो न्यूट्रल रोल होता है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। यानी ये लोग एक विशेष पार्टी प्रो हो गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे राज्यसभा के स्पीकर धनखड़ साहब पे भी यहाँ पे इम्पीचमेंट का रिमूवल का प्रोसेस निकाल के लेके आई है, जिसे मोशन ऑफ इम्पीचमेंट कह सकते हैं। तो राज्यसभा यहाँ पे सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है, लोकसभा सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है। कहा जा रहा है कि अपोजिशन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यही बात अपोजिशन के द्वारा भी कहा जा रहा है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये थी चीजें, थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो मुझे आपके साथ कवर करनी थी। ये सारी चीजें जो अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख सकते हैं क्या परिस्थिति यहाँ पे अपोजिशन के लीडर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। जगदीश धनखड़ साहब जो यहाँ पे क्या है, चेयरमैन है, चेयरमैन कह लीजिए या वीपी वाइस प्रेसिडेंट कह लीजिए। इस वाले आर्टिकल को आप यहीं पे छोड़ दीजिए, इसका पूरा बैकग्राउंड डिटेलिंग मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इससे कोई भी प्रॉब्लम आपका फंसेगा नहीं, इसलिए बेझिझक यहाँ पे इस आर्टिकल को लेकर के कोई प्रॉब्लम मत दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे बात करी जा रही है वर्शिप एक्ट की, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। 1991 में आया था और इसकी पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। अपोजिशन प्लान किया है यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ यूपी जज। याद रखिएगा, शेखर यादव साहब हाई कोर्ट के जज थे वो। उनका विश्व हिंदू परिषद रिसेंटली उसकी मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और अटेंड करते वक्त कुछ उन्होंने ऐसा कह दिया जो उस पद की प्रतिष्ठा के खिलाफ था। यानी एक अगर जुडिशियरी की हम बात करें तो जुडिशियरी का जो रोल होता है दोस्तों, वो काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्लस एक कंट्री को, एक स्टेट को रन कराने के लिए आपके उस बातों से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपको सोच समझ के बोलना होता है कि आप क्या स्टेटमेंट रख रहे हैं, कौन से वर्ड्स का चयन कर रहे हैं, किस परिस्थिति में कहाँ पे मौजूद हैं, हर चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन उसका क्या, अगर कोई व्यक्ति जानकर बोले या फिर कोई उससे कहलवाए तो उस चीज़ का हम लोग क्या करें। तो ये भी चीज़ है, अगर आप अपने आप में ही इतनी न्यूट्रलिटी रखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें इन्फेक्ट नहीं करेंगी, अदरवाइज आपकी भी चीज़ें इन्फेक्शियस वही स्टेटमेंट निकलेंगी। तो पूरी चीज़ें आपको इस फ्रंट पेज की सारी डिटेलिंग को यहाँ पे मैं समझा दिया। अब आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कंसीडर करी जाएगी। यहाँ पे बात करी जा रही है इंडियन साइंटिस्ट की। इन लोगों ने डेवलप किया है नया नोवेल जीन थेरेपी। ये नोवेल जीन थेरेपी डेवलप किया गया है, वन टाइम सोल्यूशन है। क्या, हीमोफीलिया। तो सबसे पहले हम लोग पहले जाकर के देखेंगे हीमोफीलिया है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए कि हीमोफीलिया क्या है, एक प्रकार से रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिक। क्या होता है इसमें, तो ब्लड यहाँ पे क्लॉट ही नहीं करता है, यानी रुधिर जो है, रक्त जो है, खून जो है वो क्लॉट नहीं करेगा, वो ब्लीडिंग करती रहती है, चाहे अंदरूनी चाहे यहाँ बाहरी। वो कट जाए तो भी रुकेगी नहीं, वो बहती ही रहती है, यानी बहुत लंबा समय रहता है रुकने के लिए। तो क्लॉटिंग नहीं होगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आएगी, बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर को यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आया है, जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पे क्लॉटिंग बॉडी में नहीं होगी तो ब्लड का फ्लो लगातार रहता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आती है। यहाँ पे दूसरा चीज़ है टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, यानी कितने टाइप का होता है, तो टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। ये सब रेयर हैं, याद रखिएगा।
हीमोफीलिया टाइप सी ये रेयर है। हीमोफीलिया ए इसकी फैक्टर 8। मोस्ट कॉमन टाइप हीमोफीलिया ये लगभग कई सारे लोगों में पाया जाता है, अबाउट 80%। ये क्रिसमस डिजीज बोला जाता है, ये रेयर। डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 11। बोथ जेंडर में ये चीज़ें कही जाती हैं, तो ये बहुत रेयर है, इसलिए बोथ जेंडर में पाया था, लेकिन बहुत रेयर है। इसीलिए इसकी अगर चीज़ों को देखा था तो ज़्यादातर जो कैरियर होती हैं इस बीमारी को लेकर के, यानी हीमोफीलिया की जो कैरियर होती हैं वो फीमेल होती हैं, याद रखिएगा। एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की रानी थी वो क्या कैरियर थी, तो उनकी फैमिली में ऐसे चीज़ें हीमोफीलिक चलती हैं, और ये कैरियर होती हैं, इनको इन्फेक्ट नहीं करता। इन्फेक्ट किसको करता है? मेल को। तो ये प्रॉब्लम मेल में रिसेसिव नहीं रहेगा, इनके में रिसेसिव रहेगा, दिखेगा नहीं, लेकिन ये डिसऑर्डर बन के मेल में उभरेगा। तो फीमेल से ट्रांसफर होगा उनके बच्चे में, और उनके बच्चे में खास करके किसमें? मेल में। तो ये चीज़ें जरूर से याद रखिएगा। और आगे थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए क्या कारण है, तो जेनेटिक म्यूटेशन हो सकते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये जो बीमारी है एक्स लिंक्ड है। एक्स और XY ये सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, याद है सबको याद ही होगा। XX बनेगा तो क्या होता है? बेबी गर्ल। XY बेबी बॉय। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एक X निकल के आया तो क्या बना? बेबी गर्ल। और एक X एक Y निकल के आया तो क्या बना? XY। तो क्या होगा? बेबी बॉय। ये चीज़ें याद रखिएगा। ये अफेक्ट करता है मेल को मोर फ्रिक्वेंटली, फीमेल यूजुअली ही थर्ड वाले रेयर केस में यहाँ पे रेयर केस में यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो इस स्लाइड में मैं अच्छे से दे दिया हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्वायर्ड हीमोफीलिया की यहाँ पे बात करी जा रही है, जो ऑटो इम्यून डिजीज यहाँ पे है। सिम्टम क्या क्या है? तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी, कोई भी बॉडी में कट हो गया, माइनर कट भी हो जाए, इंजरी भी हो जाए तो भी इस प्रकार की स्पॉन्टेनियस नेचुरल ब्लीडिंग आपको होती रहेगी। ये प्रॉब्लम होगी मसल्स को लेके, सॉफ्ट टिश्यू को लेके। लार्ज ब्रूजेज जैसे कंडीशंस होंगे, यानी ये अगर आपका हैंड है तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो इस प्रकार से रेडिश कलर हो जाएगा, उसी को ब्रूजेज बोलते हैं। ब्लीडिंग होगी आफ्टर सर्जरी और डेंटल वर्क पे भी, तो किसी भी प्रकार के अगर डेंटल टीथ प्लांटिंग होती है, RCT करा रहे हैं, तो ये इस प्रकार का आपका दांतों को इम्प्लांट करा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम निकल के आएगी। तो इसी ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसी का तोड़ कौन जो खोजा है, तो यहाँ पे नोवल जीन थेरेपी की सहायता से कही जा रही है दोस्तों कि इसका भारत ने इसका खोज लिया है, कैसे इसको ट्रीट किया जाए। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा लगभग 14 महीने तक की इस सर्विस को लेने पे ये बहुत हद तक चीज़ों को रोक ले रहा है। तो ये जो ट्रिगर करती थी सीवियर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, ये अब बहुत हद तक कम हो गई है। किसके द्वारा? सेंटर फॉर स्टीम रिसर्च यहाँ पे हुआ है। ये वेल्लोर में है कॉलेज, और वेल्लोर में जो कॉलेज है यहाँ पे निकल के आया है कि इसका बहुत हद तक उपयोग है, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है। 2.5 करोड़ ओवर 10 ईयर्स पीरियड में ये चीज़ें खर्च करवा देता है। तो यहाँ पे इतना कॉस्टली है ये, और रेयर डिजीजेज भी तो ये होती हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। इसका नोट्स जरूर से बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स से ही लंबे समय तक आप याद रखेंगे, वीडियो तो ऐसे देख के भूल जाएंगे। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि इस चैनल का पूरा PDF भी मैं डाल देता हूँ। कहाँ पे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, वो जरूर से शेयर कर देंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। यही तो मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन रहता है कि अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो उस पर ज़रूर से शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग नए हैं वो इस चीज़ से जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो क्या मिलेगा आपको दोस्तों? यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी, यानी जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। पार्लियामेंट की बात करी जा रही है, वाइड एसएल की, मतलब पार्लियामेंट मस्ट रिमेन द फोरम फॉर एयरिंग द व्यू ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे पार्लियामेंट को लेकर के
बातें कही जा रही हैं। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है इंडिया में पार्लियामेंट्री के हिस्ट्री में। कैसे? वही चीज जगदीश धनखड़ को लेकर के बातें चली जा रही हैं दोस्तों। पूरी राम कथा आपको एक स्लाइड में हम यहीं पे बता देंगे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो क्या किए, यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन यहाँ पे था, जैसे कि बीजेपी एमपी सीख किए यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन, और वो यहाँ पे जो एडजर्नमेंट मोशन होता है क्या, पहले ये समझेंगे क्या होता है एडजर्नमेंट मोशन। ये जब लागू हो जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में, तो कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ वीक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। क्या? जो आपका हाउस है उसको स्थगित कर दी जाएगी। उसके बावजूद भी ये इंटरटेन कर रहे थे बीजेपी के मेंबर को, और जहां पे अपोजिशन की बात आ रही है तो धनखड़ साहब अपोजिशन के क्वेश्चंस को अटेंड ही नहीं कर रहे थे, जिनके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आई। कहा गई इंस्टीट्यूशंस को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं और एंटी नेशनल भी बता दिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आई है कि आप किसी एक पार्टी को बहुत प्रो बन के कार्य कर रहे हो और दूसरी पार्टी को यहाँ पे अपोजिशन, जबकि आपका रोल क्या है, एक क्लास का टीचर के रूप में होता है स्पीकर का रोल दोस्तों। वो क्लास के उन बच्चों को भी डील करता है जो वीक होते हैं, जो यहाँ पे अगेंस्ट में जाते हैं, क्लास के उन बच्चों को भी डील करता है जो टैलेंट और हाई मार्क्स लाते हैं। तो इसी तरीके से अपोजिशन हो गई और रूलिंग पार्टी हो गई, तो दोनों पार्टी को उनको न्यूट्रल वे में डील करना होता है। यही बातें कही जा रही हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेट है जो इस डेमोक्रेसी में अनप्रेसिडेंटेड बोला गया। ये टर्म तभी इस्तेमाल होता है जब यहाँ पे इस प्रकार की चीजें इतिहास में हुई ही ना हो। तो ये चीजें जरूर से याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या कही जा रही है, तो ये एक प्रकार से सिचुएशन एंटी इंडिया का बन रहा है। बात कही जा रही है गवर्नमेंट कई बार इस प्रकार की चीजें वर्च्यू ऑफ मेजॉरिटी लेकर के आ रही है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो जो चेयरमैन है यहाँ पे प्रोएक्टिव यहाँ पे हैं और एक विशेष पार्टी को फोकस कर रहे हैं। तो ये चीजें डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, इसी की पूरी बातें बोली जा रही हैं। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई ही होंगी। चलिए यहाँ पे दूसरा चीजें निकल के आ रही है, बेंच और बाइगॉटरी। तो ये बेंच और बाइगॉटरी का क्या सिस्टम है? हाई कोर्ट जज रिमार्क्स ऑन माइनॉरिटी रिक्वायर स्टर्न स्टेप, मतलब इसका सीधा सीधा है शेखर यादव जी से। रिसेंटली विश्व हिंदू परिषद की एक मीटिंग हुई दोस्तों, उसमें इन्होंने कहा दिया कठ मुल्ले। क्या कहा इन्होंने? कठ मुल्ले। इसका मतलब आप लोग जानते हैं? हमें नहीं मालूम इसका मतलब रियली। कठ मुल्ले उन्होंने, लेकिन वो ये माइनॉरिटी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बोले तो मुसलमान। अब इन्होंने इस प्रकार का वर्ड विश्व हिंदी परिषद जब अटेंड कर रहे थे मीटिंग, तब ये वर्ड इस्तेमाल किए और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम जो चिल्ड्रन होते हैं बहुत वायलेंट होते हैं, वहीं पे हमारे हिंदू बच्चे होते हैं काफी दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और इनके अंदर टॉलरेंसेस होती हैं। तो ये दूसरी बात बोल रहे हैं, काउ इज द ओनली एनिमल जो यहाँ पे इनहेल और एक्सहेल करती है ऑक्सीजन। क्या यह सही है? हमें तो नहीं लगता इस प्रकार का बात। तो ये सारी चीजें एक कम्युनल एंगल लेकर के बोली गई हैं। अब कम्युनल एंगल लेकर के बोली गई हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि एक हाई कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज को ये शोभा देता है क्या कि वो एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट करके बोले? एक लीडर भी नहीं बोल सकता, ये तो एक एग्जीक्यूटिव है। सोचिए, एक एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी मेंबर है ये, तो ये कैसे इस प्रकार के शब्द निकाल के जा सकते हैं? उन्हीं को लेकर के स्टर्न रिस्पॉन्स लेने की बात कही गई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है और हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद भी उनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है। उनके इम्पीचमेंट की भी बातें बोली गई हैं। अगर अब सही मायने में देखें यहाँ पे, तो अब एक कम्युनल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की इतनी बड़ी साजिश रची गई है जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम निकल के आ रही है। वायलेंट मूवमेंट यहाँ पे चला बाबरी मस्जिद अयोध्या की डिमोलिशन में और हिंदू मेजोरिटेरियन व्यू था जो जिसके कारण आज यहाँ पे क्या चीजें आपका राम मंदिर बन के खड़ा
हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें थी। री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ यहाँ पे निकल के आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट एडॉप्ट किया था, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लैप्सेस, कमियां, प्रिंसिपल, ये सब जस्टिस में निकल के आ रही हैं। किसके? यादव में। ये शेखर यादव इनका नाम था, जो यहाँ पे इस प्रकार की चीजें बोलते हुए नजर आ रहे थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पिटीशन, मॉस्क्यू को लेके बार बार नए नए पिटीशन आ रहे हैं। ओरल ऑब्जर्वेशन यानी मौखिक। डी.वाई. चंद्रचूड़ एक ऐसे शख्स हैं दोस्तों आज के समय में, इनकी सही मायने में तो मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब इतनी चीजें अगर सही डिटेलिंग में आप देखेंगे तो डी.वाई. चंद्रचूड़ एक कहा जा रहा था, इनकी छवि ऐसी बनी थी कि ये बहुत न्यूट्रल जुडिशरी थे, जज थे। लेकिन सही प्रकार से जब डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। ये उन छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के एकदम न्यूट्रल रहे हैं, जहां और जब बड़े मुद्दे आ जाते हैं तो वहां पे ये कुछ ऐसा कर जाते थे जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आया। यही डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं जो ज्ञानवापी में, ज्ञानवापी कहाँ पे है? आपके काशी, बनारस, ज्ञानवापी मॉस्क्यू, यहाँ पे हिंदुओं ने क्लेम किया और इन्होंने ही सबसे पहले डी.वाई. चंद्रचूड़ 2022 में आज्ञा दे दी, इजाजत दे दी, परमिशन दे दी कि ठीक है आप रिव्यू एक बार तो कर ही सकते हो, सर्वे कर लो। अब ये छोटे कोर्ट को तो बड़े कोर्ट को फॉलो करना होता है ना। अब जब बड़ा कोर्ट ही इस प्रकार से अगर बोल दिया तो छोटे कोर्ट बार बार रिव्यू करवा रहे हैं। यही केस संभल में हो गया, यही केस आपका लखनऊ में तीलावड़ी मस्जिद में हो गया, यही केस आपके अजमेर में हो रहा है, यही केस आपके बहुत सारे भारत के मस्जिदों में हो रहा है। तो 2.5 दिन की झोपड़ी जो अजमेर के पास है वहां भी हो रहा है। बहुत सारे इश्यू निकल के आ रही है। शमसी जामा मस्जिद 800 ईयर ओल्ड जो है, लेटेस्ट है, वहां पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट अब बन रहा है। तो ये क्लेम निकल के आ रहा है हिंदू महासभा से कि बार बार जो भी इस प्रकार की चीजें हैं वो क्लेम करी जा रही है कि मस्जिद के नीचे क्या है? टेम्पल है। तो नीलकंठ महादेव टेम्पल बताया जा रहा है, किसके नीचे? ये शमसी जामा मस्जिद। अब देखिए ऐसी चीजें ही बार बार हम लोग करेंगे तो हम लोगों की देश की आज़ादी का क्या? अजमेर शरीफ दरगाह में भी हम लोग क्लेम लगा के बैठे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद के लोग गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने में लगे हुए हैं। अब जल्दी से हम लोग बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहां से आएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये लॉ इनेक्ट होता है पार्लियामेंट के द्वारा, इस चीज के लिए कि हम लोग मेंटेन करेंगे रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी मंदिर की या फिर किसी भी मस्जिद की कोई भी परिस्थिति है वैसे ही रहेगी और मस्जिद की भी वैसे ही रहेगी, उसी यथा स्थिति से डील किया जाएगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज पे? तो हम लोग कम्युनल हार्मोनी को सही से रखेंगे, यानी शांति बनाए रखेंगे समाज में, प्रोटेक्ट करेंगे स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू क्या होता है? यथा स्थिति को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा। हिस्टोरिकल रिकंसिलिएशंस यहाँ पे फोकस करी जाएगी, जो इतिहास में चला है उसी चीज पे फोकस करी जाएगी। सालिएंट फीचर इस एक्ट का क्या है? तो स्टेटस क्यू 15 अगस्त 1947 वाला रहेगा। बार ऑन लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग अमेंड करने के लिए नहीं हो सकती, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है? क्लेम पे क्लेम पे क्लेम पे सेवरल क्लेम, केवल क्लेम आ रहा है। तो वो चीज आपको रोकती है, प्रोहिबिट करती है इस एक्ट को। इसीलिए तो ये एक्ट इतना आज के डेट में हाईलाइट चल रहा है दोस्तों। तो ये पहले के समय का एक्ट जो आज के डेट में इसको रिकंसिडर करा जा रहा है, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद। तो वही बाबरी मस्जिद को लेकर के जो टर्म्स एंड कंडीशन बोला था, उसी को छोड़ करके जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट था जिसको रिजॉल्व किया यहाँ पे, उसी में यहाँ पे इनका रोल था। डी.वाई. चंद्रचूड़ भी यहाँ पे उसी से आते हैं। तो ये इस वाले जो मेंबर थे, बेंच बैठी थी उसमें भी ये मेंबर थे। पेनाल्टी जहाँ पे रखी जाएगी, वायलेशन करेगा कोई भी इस एक्ट को तो 3 साल और इम्प्रीजनमेंट, इसकी पेनाल्टी फाइन के साथ ले ली जाएगी।
सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम लोग सेकुलरिज्म को सुरक्षा देंगे, सेकुलरिज्म को प्रोटेक्शन देंगे, इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस आती है। मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है। जब भी सिग्निफिकेंस की बात करें तो किस चीज़ के लिए, यानी महत्वता क्या है। इसीलिए हम इंडिया की सेकुलर को इतना अच्छा मानते हैं। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो सेकुलरिज्म की जो फैब्रिक है, स्ट्रक्चर है, बैकबोन है, वो कहीं ना कहीं तोड़ी जा रही है। प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास में जो चीज़ें हैं उसको हम लोग रोक तो सकते नहीं थे, लेकिन आज उसका मिसयूज हम नहीं करें। तो इतिहास का मिसयूज नहीं करें तो क्यों हो रहा है कि बाबरी मस्जिद के नीचे ये था और ज्ञानवापी के मस्जिद के नीचे ये है और हरिहर मस्जिद संभल वाला उसके नीचे हरिहर है। ये सब टेम्पल हमको नहीं बोलना है, हमें अपने लोगों को आगे लेकर के चलना है, शांति बनाना है, कम्युनल हार्मोनी की बात करी जा रही है। जुडिशरी की क्लैरिटी भी इसमें होनी चाहिए ताकि इस प्रकार का लिटिगेशन इंटरटेन न करे। तो ये चीज़ें थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम लोग दोस्तों यहाँ पे आके इस एक्ट में फंसे। तो यही सारी चीज़ें थी जो संभल में आपको हुआ, कई सारे लोग मारे गए, प्रोटेस्ट हुआ। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब सर्वे पे सर्वे, कोई मॉस्क्यू बचा नहीं है। आपका अजमेर शरीफ दरगाह से लेकर के 2.5 दिन झोपड़ा रख लीजिए, संभल रख लीजिए, तिलावली मस्जिद रख लीजिए, जामा मस्जिद रख लीजिए, कहीं कुछ भी मतलब टेम्पल हो, ज्ञानवापी रख लीजिए, तो हर जगह पे ये लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू परिषद वाले उनके मेंबर क्लेम कर रहे हैं, चाहे कोई भी उठ के आ रहा है क्लेम कर रहा है। तो यही पूरी कहानी थी जो अच्छे से मुझे आपको समझानी थी। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर जरूर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निकल रहा है वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह यहाँ पे 100 ईयर्स कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है। उसी को लेकर के ये एडिटोरियल है, पूरी की पूरी एडिटोरियल भीमराव अंबेडकर वाइकोम सत्याग्रह से निकल के आ रही है कि पूरा कहानी यही कहा जा रहा है कि जो भी लोअर कास्ट के लोग थे, अब भीमराव अंबेडकर, ये वाइकोम सत्याग्रह, पेरियार, ये लोग जो भी लीडर थे वो निचले तबके से निकल के आए थे और अपने मुकाम को हासिल किए थे। तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम, टेम्पल में एंट्री नहीं, एजुकेशंस के लिए रिस्ट्रिक्शन था, ब्राह्मणों के साथ कदम नहीं मिला सकते थे, ब्राह्मण के लिए वहाँ पे उनसे एजुकेशंस भी लेना दुश्वार था, इनको हर जगह बैठने के लिए जाने के लिए अलाउ नहीं था, पौंड, तालाब, कुएं से पानी नहीं निकाल सकते थे, उनके छाया अगर पड़ता है, जो हम लोगों का शैडो होता है बॉडी का, वो भी उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। लोअर कास्ट का अपर कास्ट पे छाया तक नहीं पड़ना चाहिए। तो इन सब चीजों को झेल करके यहाँ पे बहुत सारा रिफॉर्म आया है। तो यही सारी कहानी इस आर्टिकल में बोली जा रही है। यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के बिगर प्रायोरिटी है वेस्ट एशिया से भी ज्यादा। कौन कह रहा है? डीटी, डोनाल्ड ट्रंप साहब। देखिए, एक समय कह रहे थे घबराओ मत, हम तो नाटो से भी रिश्ता तोड़ सकते हैं, इसलिए नाटो तुम ज्यादा कूदो मत, जल्दी से पीस वाली बात कर लो। इसको रसिया प्लस यूक्रेन की बात कर रहे थे, आज देखिए हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यही सारी इशू है, कब मुड़ जाए ये मिस्टर डीटी डोनाल्ड ट्रंप, इनको कोई जानता नहीं है। तो ये यूक्रेन है दोस्तों, यूक्रेन ये रहा। और इस वाले पार्ट में खार्किव और लक्सांस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो परजियो, यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये नाइपर रिवर है दोस्तों, यह NIPER, याद रखिएगा। ये कीव कैपिटल है यूक्रेन की। तो इस वाले पार्ट में जो है लगभग प्रो रशियन पीपुल है, इस वाले पार्ट में प्रो यूरोपियन पीपुल है, जिसके कारण यहाँ पे फंस जाता है अपना यूक्रेन। और ये क्रीमिया रसिया का पार्ट हो गया, हथिया लिया है कई बार। ये कर्च स्ट्रेट है, सी ऑफ अजोव है, ब्लैक सी यहाँ पे है। लोकेशन देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, कह रहे हैं गाजा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए यूक्रेन है। यहाँ पे कही जा रही है कि 6 डिकेड यानी 60 साल की जो बशर अल असद की गवर्नमेंट थी उसकी फॉल हुई। उस फॉल के पीछे बहुत सारा कारण है। अगर सही मायने में देखा जाए तो क्रैश क्यों हुई है, तो सबसे पहले यहाँ पे टोटलिटेरियन तरीके से रूल कर रहे थे, यानी ऑटोक्रेटिक
यानी तानाशाही टाइप से। दूसरा, करप्शन बहुत चरम स्थिति पे चल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था, इन्फ्लेशन चल रहा था, मार्केट में ट्रस्ट नहीं था लोगों को उनके ऊपर, जो आर्मी थी उनकी भी ट्रस्ट घट रही थी, सैलरी सही समय पे नहीं मिल रही थी। दूसरा, जो ट्रेनिंग थी उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही थी। तो सब प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करी थी ये सीरिया की रूलिंग गवर्नमेंट। कौन? बशर अल असद की हम बात कर रहे हैं, जो आज के डेट में रसिया में जाकर के शरण लिए हैं। तो HTS हयात तहरीर अल-शाम यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप है, पूरी की पूरी आपको यहाँ से चल के आती है तुर्की के सपोर्ट से और बड़े बड़े सिटी को ऑक्युपाई कर देती है, जैसे इदलिब, हलब, हमा, हिम्स, अल रकूब, ये सब सिटी को अलग अलग ऑक्युपाई कर लेती है और दमास्कस में आकर के झंडा निकाल लेती है। ये उड़ के भाग जाते हैं रशिया। तो इतना बड़ा करप्शन था। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है वो कुर्दिश ट्राइबल ग्रुप है। ये कुछ इधर से टर्की वाला पार्ट मांग रहे हैं, कुछ यहाँ पे सीरिया का पार्ट मांग रहे हैं, कुछ इराक का पार्ट मिला के अपना इंडिपेंडेंट डिमांड रखते हैं। तो इनका डिमांड भी अलग डिमांड है। यहाँ पे ये जो मिलिटेंट ग्रुप आया है वो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या किया है? ऑक्युपाई कर लिया है इस रीजन को। अब देखते हैं कैसे रूलिंग निकल के आती है, यहाँ पे पीस कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ जो लेबनान है और आपका सीरिया है, सीरिया का ये गोलन हाइट, यहां से लेकर के इस वाले पार्ट में ये बम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया है। कौन? इजराइल बम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया। तो यही थी पूरी कहानी जो मुझे आपको बतानी थी। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।